जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज के दिन हम लोग ऐसे शख्स से मिलने आए हैं जिनका काफ़ी नाम बड़वानी एरिया में काफ़ी लंबे समय से नाम हमको सुनने को मिल रहा है, जिनका नाम है सुमेर बड़ोले। और आप ही वो व्यक्ति हैं जो हमेशा ही हमें कई सारे आंदोलन देखने को कई सारे आंदोलन करते हुए देखने को मिल जाते हैं। चाहे बात हो क्षेत्र के डूब प्रभावित लोगों के हक अधिकार के लड़ने के लिए, चाहे बात हो बेरोजगार युवाओं को अपना रिप्रेजेंट करने के लिए, बेरोजगार युवाओं को आ, एक जो बेरोजगारी को बताने के लिए और जो बेरोजगार युवाओं की जो समस्या जो है उसको बताने के लिए चाहे बात हो। तो इस प्रकार की कई प्रकार की जितनी भी सारी समस्याएं जो होती हैं उन सभी समस्याओं में आंदोलन करने के लिए एक ही नाम हमेशा जो ज़्यादा बार जो देखने को मिलता है उन व्यक्ति का ही नाम है सुमेर जी बड़ोले। आज हम लोग उन्हीं के साथ में यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं। और मेरा जो पहला प्रश्न जो सुमेर जी से है वो ये है कि आपका पूरा नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका जन्म कहाँ पे हुआ। जोहार, नमस्कार। मेरा नाम सुमेर सिंह बड़ोले है और पिता श्रीमान विजय सिंह बड़ोले। और मेरा जन्म जैसे कि अब पहले तो छोटे छोटे तो जन्म मामा के घर ही होते हैं। तो मेरा जैसे रहना तो जामदा बेड़ी से हूँ, जामदा बेड़ी गाँव है मेरा। और जन्म स्थान अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मामा के घर तो मेरे मामा भिलकेड़ा से हैं, तो भिलकेड़ा का जन्म स्थान कह सकते हैं। आपका एजुकेशन कहाँ पे हुआ, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि आपने एजुकेशन में क्या 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 किया। मैंने 12वीं एग्रीकल्चर से की और 11वीं-12वीं एग्रीकल्चर से किया है। और बीएससी सॉइल कंजर्वेशन वाटर मैनेजमेंट से किया है मैंने। और एमएसडब्ल्यू किया है समाजशास्त्र। और फिर कुछ ऐसा टाइम मिला कि फ्री है तो वकालत कर लेते हैं, तो वकालत में भी जारी है और वही कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो सुमेर जी बड़ोले ने इलेक्शन भी लड़ा था 2018 में। और ये जो इलेक्शन जो था उस इलेक्शन में एक ऐसा नया चेहरा सामने आया था जो कि युवा था। और सबसे ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि जो सबसे नया चेहरा और सबसे युवा चेहरा जो 2018 में सामने आया था वो सुमेर जी बड़ोले का ही था। तो हमारा जो अगला प्रश्न जो सुमेर जी से है वो ये है कि इस क्षेत्र में अगर हम लोग देखें बड़वानी वाले एरिया में, तो बड़वानी में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अशिक्षा और बेरोजगारी। तो इस विषय में आपके पास कोई योजना क्या है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अशिक्षा को और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। देखिए, चुनाव कहते हैं कि पहले राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में भी यही हो रहा है। हम देख से कि चुनाव जब होते हैं तो विधायक का बेटा, विधायक अगर बूढ़ा हो जाता है तो उसका बेटा ही राजनीति में आता है, मंत्री का बेटा होता है, और यही चीज़ हो रहा है। लेकिन संविधान में जो बाबा साहेब ने अधिकार दिया है कि अब मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है। और जो वर्तमान परिदृश्य में जो हुआ है, अब देख रहे हैं कि बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है ये विधायकों को, एमएलए को काफ़ी पैसा देते हैं और खर्च करने के लिए होता है। और कहीं न कहीं लोगों की एक मानसिकता कॉरपोरेट की तरफ हम जा रहे हैं, तो वही चीज़ देखने को मिली है। और रही बात आगे की, तो हम इस चीज़ को हम परिवर्तन करने के लिए आए हैं कि अब कॉरपोरेट के हाथ से हमको बचना है। हम मतदाताओं को भी हम जगाने का काम अनवरत जारी रखेंगे कि वोट मत का दान करना होता है, न कि मत को बेचना होता है। तो अगर मत का दान करे तो निस्वार्थ भाव से करे, जो आपको व्यक्ति अच्छा लगता है उसी को मत का दान करे, क्योंकि दान ऐसे व्यक्ति को देना जिसका वाजिब उसका हकदार होता है। तो ये जो अभियान है ये चलाना है हमें, और लोगों को बताना है कहीं न कहीं इस चीज़ के हमारे क्षेत्र में ट्राइबल्स क्षेत्र है और अशिक्षा की काफ़ी कमज़ोरी है। तो हम जैसे हमारे मुद्दे जो थे एक्चुअल में पलायन वाला मुद्दा है, बेरोज़गारी वाला मुद्दा है, तो इस चीज़ को हम बखूबी कहीं न कहीं हम आम जनता तक या फिर कह सकते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक हम हमारी बात को पहुंचा नहीं पाए। तो हमारे हार का कारण भी यही हो सकता है। और जो एक्चुअल हमारी भावनाएँ लोगों को, हम हमारा क्या मिशन है आगे का, ये हम हमारे उससे हम रूबरू नहीं करा पाए, ये भी एक कारण हो सकता है हार का। और वो तो मेनली मैं आपसे, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि इस क्षेत्र की अशिक्षा को दूर करने के लिए क्या कोई
प्रोग्राम चलाया जा सकता है? क्या हम इस एरिया के बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कोई प्रोग्राम चलाया जा सकता है? मेरा प्रश्न आपसे यही रहा है। सिस्टम जो है आज वर्तमान में देखिए सिस्टम को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आज देख सकते हैं इतना कोरोना जैसे महामारी में चुनाव प्रचार होते हैं, रैलियाँ होती है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम सब पूरा ठप है, बंद है। तो सबसे पहले टारगेट पे एजुकेशन सिस्टम ही क्यों आता है? अभी वर्तमान में कई स्कूलें बंद कर दी जा रही है 15 किलोमीटर के दायरे में, तो ये भी बहुत घटिया चीज़ हो रही है। और इस एजुकेशन शिक्षा को सुधारने के बजाय इसको बार बार धकेलने का मतलब नरक की तरफ धकेलने का काम हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर शिक्षा जो है ना संदीप जी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना दहाड़ेगा वो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये अशिक्षित करने का एक तरीका है इन लोगों का। तो यही एक रीज़न है कि चाहते हैं कि जैसे पहली से 8वीं तक बच्चों को पास कर देना, ये सबसे बेकार चीज़ हो रही है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। हमारी मांग भी रही, हमें कई ज्ञापन भी दिए हैं कि यार बच्चे को पढ़ाया जाए। हम 2 वर्गों में बँट चुके हैं और 2 वर्गों में मतलब ये सदियों से लड़ाई है। कोई आज किसी दिन लड़ाई, अमीर और गरीबी की लड़ाई है। अमीर का बच्चा अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और गरीब को तो सरकारी में पढ़ाना पड़ता है। अब सरकारी स्कूलों की जो दिन ब दिन हालतें ख़राब कर दी जा रही है, तो ये चीज़ है। जैसे कि अभी वर्तमान समय में जैसे आप खुद भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और आदिवासी समाज में जो सबसे ज़्यादा जो अभी ज्वलंत मुद्दा जो है 5वीं अनुसूची है। जैस के जो राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा उन्होंने विधानसभा में जब ये बात रखी थी, उसके बाद से ये 5वीं अनुसूची जो मुद्दा है वो एक गरमाया हुआ मुद्दा है। तो 5वीं अनुसूची पे आप क्या कहना चाहेंगे कि 5वीं अनुसूची के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? 5वीं अनुसूची को लेकर एक बहुत पवित्र मुद्दा है ये, और एक बहुत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने आदिवासियों को एक बहुत अच्छा सा तोहफा दिया है। क्योंकि स्वायत्त जो आदिवासी है अपनी खुद का संविधानिक उनके पास, अगर देखे जाए 5वीं अनुसूची में तो संविधान शून्य हो जाता है। उनको मालूम है कि आदिवासियों को किसी संविधान की ज़रूरत नहीं, उनकी खुद की पंचायत होती है, खुद फैसला लेते हैं, गाँव का कैसा विकास करना खुद तय करते हैं। पटेल द्वारा हमारा जो परंपरा है वैसे ही होता है इसमें। लेकिन 5वीं अनुसूची को एक ऐसा लोगों के सामने आज किस हम देखे जाए तो ऐसा वहम बना दिया कि नहीं 5वीं अनुसूची में मतलब अन्य जाति का व्यक्ति दुकानें नहीं चलाएगा, इनको भगा दिया जाएगा, तो आदिवासी क्षेत्र में नहीं जाए। ऐसा नहीं है। 5वीं अनुसूची को इसलिए सुरक्षित रखा गया है और इसको लागू करना चाहिए मैं तो कहूँ, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची स्पष्ट है कि अपने हक अधिकार और जो तमाम प्रकृति की रक्षा करने जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी रक्षा आदिवासी करता है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए 5वीं 6वीं अनुसूची है ये। लेकिन कहीं ना कहीं इसका वहम और इस चीज़ बना दिया है कि अन्य समाज के लोगों को भी देखने में अपने सही बताया कि हीरालाल अलावा ने मुद्दा उठाया था, कोर्ट में भी वो गए हैं, तो कोर्ट में उनके खिलाफ कई समाज के लोगों ने अलग अलग प्रकार से उनको समर्थन दिया, उनके खिलाफ हीरालाल अलावा जी के खिलाफ किया नहीं यार ये गलत है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं होना चाहिए। तो ये वहम है उन लोगों को भी। अन्य जाति आपका कहना ये है कि पहले उन्हें 5वीं अनुसूची को पढ़ना चाहिए, उसके बाद में फिर हाँ बराबर। अगर जब वो 5वीं अनुसूची को अच्छे से जान पाएंगे तो मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे ऐसा, और वो खुद मांग करेंगे अन्य जाति के लोग भी नहीं यार 5वीं अनुसूची होना चाहिए। अरे भाई जब जल जंगल ज़मीन ही नहीं रहेगा, आप शहरीकरण क्षेत्र इतना बड़ा अगर बना देंगे उस चीज़ को, तो क्या होगा? आज जैसे कोरोना महामारी ये बहुत अप्राकृतिक आपदा है ये एक प्रकार से, और ये कहाँ से आई है? ये प्रकृति से आई है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक नुकसान है मनुष्य का, जो मशीनीकरण के दौर में गुजरना और एकदम औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ना और अननेचुरल चीज़ों का सेवन करना, ये उन्हीं चीज़ों का एक आज ये जैसे कोरोना का जैसे ऐसी बीमारियों को हम देख रहे हैं, नई प्रकार की बीमारियाँ देख रहे हैं। आज से अगर 30-40 साल देखते तो ये ऐसी बीमारियाँ नहीं मिलती थी। तो ये आदिवासी संरक्षित करता है प्रकृति को, हमें सबसे पहला न्याय है कि प्रकृति को बचाना चाहिए, ये है। और 5वीं अनुसूची के माध्यम से ही प्रकृति को बचाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आदिवासी ही प्रकृति को बचाने का पूरा काम करते हैं। क्योंकि शहरों में रहने वाले आप देख सकते हैं सब कैसे रहते हैं, वो तो 4x4 के प्लाट में रहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं जंगल की बात, जंगल में रहता है आदिवासी, जंगल की बात अलग है और शहर की बात। शहरी व्यक्ति कैसे बचा पाएगा जंगल को? शहर में रहकर जंगल को कैसे बचा पाएगा? वो स्वाभाविक है। तो संरक्षित करके इसको जल जंगल ज़मीन बचाने की बहुत ज़रूरत है, और इसको बचाने सिर्फ आदिवासी बचा सकता है। और ये 5वीं अनुसूची यथावत लागू करके आदिवासियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उस क्षेत्र में ये चीज़ होना चाहिए। जैसे कि सुमेर सिंह बड़ोले जी जो है, इन्होंने 2018 में जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें पार्टिसिपेट भी किया था, और
उस इलेक्शन में जो एक नया चेहरा जो दिख रहा था वो सुमेर जी बड़ोले का ही दिख रहा था। तो उस चुनाव को लेके आप क्या विचार रखते हैं कि उसमें जो हार जो हुई है उसके पीछे के कारण क्या रहे थे? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले मैंने ये क्वेश्चन जब आया था उस समय मैं बताया था कि कहीं न कहीं हम मुद्दे जो आम जनता तक हम पहुँचा नहीं पाए। हमारी भावनाएँ क्या है? हमारा आगामी समय का मिशन क्या है? इस चीज़ को हम आम जनता तक पहुँचा नहीं पाए। और कहीं न कहीं एकदम से अचानक हुआ ये सब तय हुआ कि यार देखो आने वाला समय बहुत घातक समय है, और जो हमारी जो उस समय मैंने जो बात कही थी वो आज भी बोलता हूँ कि हम लोगों के लिए आने वाला समय बहुत खतरनाक बहुत भयानक होने वाला है। और उस चीज़ को बचाने के लिए कहीं न कहीं हमें सब प्रकार से लड़ना पड़ेगा, संवैधानिक तरीके से भी लड़ना पड़ेगा। कर्मचारी तो कर्मचारी स्तर से लड़े, बेरोज़गार बेरोज़गारी के स्तर से लड़े, सभी लोगों को इस चीज़ में लड़ना पड़ेगा। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं लड़ सकते। लेकिन आज की स्थिति में हम जब कांग्रेस और भाजपा में देखते हैं तो ये प्रकार से जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ जो है इनको कॉरपोरेट फंडिंग करता है। अब सीधी सी बात है, अब मान लो कि एक बीजेपी का एमएलए है। अब बीजेपी के एमएलए को फंडिंग करोड़ों रुपए की फंडिंग कौन करता है? कॉरपोरेट बिजनेसमैन करता है। अब 5 साल तक वही बिजनेसमैन 5 सालों तक वो उस बिजनेसमैन उसको पैसा देता है चुनाव लड़ने के लिए। वो चुनाव स्वाभाविक आप देखते हैं, उस पर कोई डिनाई नहीं करता उस चीज़ को, तो वो पैसा बाँटता है। अब पैसा बाँटता है, पैसे से अब मत जो दान करना था उसको तो हमने खरीद के वो दे दिया उस चीज़ को। तो 5 साल किसकी सेवा करेगा? वो स्वाभाविक बिजनेसमैन की सेवा करेगा। तो ये इस चीज़ के इस भ्रम को तोड़ने की ज़रूरत है। और जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा, लोगों को जागरूकता समय आ जाएगा, तो सुमेर सिंह ही बड़ोले ही नहीं, आने वाले हज़ारों पूरे भारत में ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव जीत के जाएंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ, लोगों ने अपना मत का वास्तविक अधिकार अगर जान लिया, तो राजनीतिक परिदृश्य पूरा चेंज हो जाएगा। ये अगला मेरा जो एक प्रश्न है वो यह है कि हमेशा जो एक कंट्रोवर्सी रहती है कि आदिवासी हिंदू है, कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासियों की अलग से एक सभ्यता है, संस्कृति है और आदिवासी अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो इस चीज़ में, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक ही शब्द में कहूँ तो आदिवासी हिंदू है या नहीं है, तो स्वाभाविक है, मैं यही कहूँगा। और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, ये फैक्ट है, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रूप से मैं सही बता रहा हूँ कि आदिवासी हिंदू नहीं है। क्योंकि 1955 में इस चीज़ को देखने को मिलता है संविधान में। 1950 में जब सभी जातियों को हिंदू अलग अलग तरीके से जब बांट रहे थे, सभी प्रकार उसमें कर रहे थे, तो एससी जो है अनुसूचित जाति को और ओबीसी को हिंदू में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हिंदू हो गए वो लोग, लेकिन एसटी को छोड़ दिया। फिर जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना, तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेकंड सूची में स्पष्ट रूप से कहा गया कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है किन के ऊपर लागू होगा। तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जितने भी ब्राह्मण प्रार्थना सभा और ये जितने भी समाज थे जो अलग अलग प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को मानते थे, उनको सभी को बोला कि हिंदू है और इनमें हिंदू में मेरे मैरिज एक्ट लगेगा। इसके अलावा सिख, जैन, बौद्ध ये अलग अलग थे, इनको बोला गया कि इन पे भी लगेगा, लेकिन किस पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगेगा। तो जैसे फिर मुसलमान के ऊपर ऐसा नहीं लगते हैं। इसके अलावा कुछ और धर्म जो थे जिनमें हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगेगा था। इसके अलावा आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स के जो है उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। तो इसका रीज़न ही है कि वो हिंदू नहीं है वो, मतलब। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आदिवासियों को इसलिए भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज की स्थिति में अगर देखे जाए, धर्म इसका फ़ायदा उठाकर ईसाई बोलते ईसाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सिख में मतलब मुसलमानों में कन्वर्ट करने में सिख, मतलब एक्सवाइड हो रहा है। अब अगर जम्मू कश्मीर आप चले जाओगे तो आपको आदिवासी मिल जाएंगे मुसलमान का धर्म एक्सेप्ट करते हैं। अब इंडिया जैसे मध्य प्रदेश, मध्य भारत का क्षेत्र में देखोगे तो हिंदू में कन्वर्ट मिलेगा। आप उधर अलग दक्षिण भारत के अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे ईसाई में कन्वर्ट अधिकतर मिलेंगे आदिवासी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है, मतलब उनको सभी जगह छोड़ दिया। और यही कि लोग आदिवासियों पर हावी हो रहे हैं। जो अधिक जनसंख्या बाहुल्य, जिसकी जनसंख्या जितनी बाहुल्य है, वहाँ पर आदिवासी कम है, तो उनको अपने अंदर कन्वर्ट करने का ये पुराना तरीके से चल रहा है। 1950 से चल रहा है, अनवरत रूप से चल रहा है ये।
लेकिन भारत सरकार जो है वो ये मानती है कि भारत देश में आदिवासी है ही नहीं, जिसमें जिस प्रकार से यूएनओ में जो चर्चा हुई थी उसमें भारत देश की ओर से जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो लोग गए थे उनका ये कहना था कि आदिवासी है ही नहीं भारत देश में। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अगर गलत अगर उस उन लोगों ने पेश किया है तो ये गलत चीज़ है। लेकिन यूएनओ में भी हमारे जो बुजुर्ग प्रतिनिधि हमारे आदर्श गजानन ब्राह्मण जी है, उन्होंने साबित करा है कि अगर भारत के जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ने यूएनओ जो गया था उस समय के प्रतिनिधि, भारत का प्रतिनिधि करने वाले, तो उन्होंने कहा था कि आदिवासी भारत में रहते ही नहीं है। लेकिन जब आदिवासी यहाँ से गए और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व गजानन ब्राह्मण जी ने किया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से साबित किया था कि देखो हमारे पास सर्टिफिकेट है ये, और ये हैं, हम निवास करते हैं, हम इतने लोग निवास करते हैं। तो ये चीज़ हुआ है, तो आप उससे क्या मतलब, हम तो है निवास कर रहे हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी कारण से जो आदिवासियों को आदिवासी ना कहते हुए जनजाति या फिर वनवासी या फिर और दूसरे शब्दों से जो उल्लेखित जो किया जाता है, उसके पीछे कारण यही है कि कुछ लोग जो है, कुछ पार्टियां जो है वो ये नहीं बताना चाहती कि भारत देश में आदिवासी रहते हैं। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? नहीं, आदिवासी से मुझे समझ में नहीं आता ये राजनीतिक पार्टियों को या फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट को क्या नुकसान है आदिवासी से। तो नुकसान सबसे बड़ा आपको बताऊँ आज मैं जी, अगर पूरे लाइव में इस चीज़ का करता हूँ, एक्सपोज करता हूँ इस चीज़ों को कि आदिवासी नहीं है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आदिवासी इस धरती का पहला मानव है, और सबसे बड़ी चीज़ है आदिवासी जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और ज़मीन आदिवासी है ही नहीं तो 5वीं अनुसूची खत्म हो जाती है। वो अब 5वीं अनुसूची खत्म हो जाती है तो वो जो जमीन, जैसे बड़वानी का जो क्षेत्र है, बड़वानी में आदिवासी बाहुल्य है, ये बड़वानी विधानसभा आदिवासी बाहुल्य है ये। तो अगर यहाँ बोल देंगे आदिवासी है ही नहीं, तो ये ज़मीन किसके उस पर चले गई? जो अन्य समाज के लोग हैं उनमें सब चले जाएगी, और उनकी ज़मीन कॉरपोरेट आसानी से हड़प सकता है। लेकिन आदिवासी की ज़मीन कॉरपोरेट हड़प नहीं, क्योंकि आदिवासी के पास ऐसा पावर है कि मतलब वो उससे नहीं छीन सकता, कोई भी कॉरपोरेट का कोई सरकार भी उसकी ज़मीन नहीं छीन सकती है। तो इस कारण से साबित करना चाहते हैं बार बार कि आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं है। और हमारे इन लोगों के हमारी जल जंगल और ज़मीनों पर नज़र है। और अब आपको तो मालूम है, जंगल ज़मीन में वो सोना है, वो कुदरत का वो करिश्मा है, अन्न पकाने के वो ताकत है, वो कहीं नहीं है। वो धरती को पूरा हम लोग पोस सकते हैं, पाल सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे पास। तो ये चीज़ें इसलिए शायद हो सकता है। आपने जब 2018 का चुनाव लड़ा था उसके पहले आप सरकारी नौकरी में थे, आपने वो पद छोड़ा, आपने नौकरी से आपने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद में आप समाज सेवा में आए। तो हमेशा ये जो कहते हैं कि जब आप समाज सेवा के लिए घर से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका विरोध जो होता है वो घर से ही होता है। तो जब आपने नौकरी छोड़ी उस समय पे आपके घर वालों का प्रतिक्रिया क्या थी? इसमें एक चीज़ आपका मैं खंडन करूँ जिसके आपने मतलब मैंने नौकरी छोड़ी उसके बाद समाज सेवा शुरू करी है, तो ऐसा नहीं है। मैं 2014 से हूँ, नौकरी से हूँ मैं समाज सेवा में, और मतलब इससे कई सालों से हूँ, मतलब समाज सेवा हम में थे तो उस समय पे भी हाँ, उस समय में भी थे हम। और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग में ये चीज़ थी कि यार किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और अगर आज हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा। मतलब कहते हैं ना कि भगत सिंह को हर कोई चाहते हैं, हर माँ बोलती है कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन खुद का बेटा भगत सिंह बने ये कभी नहीं चाहती कि मेरा खुद का बेटा फांसी चढ़े। और इतना बड़े डिसीजन में जब समाज सेवा हम करते हैं, मतलब हम घर से 15-15 दिन 2-2 महीने घर से दूर रहते हैं, घर नहीं आ पाते हैं, तो स्वाभाविक सबको तकलीफ़ होती है। और पहला रिएक्शन यही होता है कि अरे यार कहाँ तुम अच्छी नौकरी कर रहे थे, नौकरी पानी करते, घर बार चल रहा था, चलाते, क्यों ये सब लोग नहीं समझते, लोग नहीं समझेंगे। तो हमने उनको यही कहा था कि हमें लोगों को हमने कोशिश करना है हमें, और हम आखिरी दम तक कोशिश करना है, क्योंकि यही पुरखों का रास्ता है, यही हमारे बड़े बुजुर्गों का आदेश हुआ है। और आदेश है ये कि हमें हमेशा समाज सेवा ही करना है इस चीज़ में। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम अगर नौकरी करें सिर्फ हमारा परिवार ही एक डेवलप होता, हम हमारे परिवार बाल बच्चे होते, परिवार बीवी अच्छे रहते, बीवी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते, बस यही चीज़ होती। लेकिन आज जैसे मैं हूँ तो मैंने लाखों परिवारों को एक अपना माना है। आज जब मुझे आधी रात को फ़ोन आता है, कभी भी फ़ोन आता है, तो हम जाते हैं कि नहीं यार उनकी सुनना है, तकलीफ़ें सुनना है।
लेकिन ये परिवार वाला व्यक्ति कहीं न कहीं नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ है। और परिवार का रिएक्शन जो है, तो सबसे पहले अगर आपका विरोध कहीं से शुरू होता है तो सबसे पहले कहते हैं कि आपके घर से विरोध शुरू कर होता है। तो घर वाले भी होता है, इसी जो बहुत तकलीफ़ें होती है सारी चीज़ों का। प्रॉब्लम तो आती है, फाइनेंशियल हो कि किसी भी प्रकार से हो, और किसको तकलीफ़ नहीं आती है। लेकिन क्या है कि हमने जब किसी असहाय की जो मदद करते हैं, जिसको एक्चुअली में ज़रूरत होती है, उसको मदद कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमारा जीवन सिद्ध हो गया। हमें जिस चीज़ का ज्ञान है, हमने इतनी पढ़ाई करी है, संविधान में इतने जो अधिकार हमने प्राप्त हुए हैं, और हम आदिवासी पैदा हुए हैं, हमारे खून में आदिवासी थे, तो हम जिस मकसद से हमने जन्म हुए, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। तो यही चीज़ सबसे बड़ी अच्छी लगी कि यार नहीं यार, हम लोगों के लिए जी रहे हैं, ये खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। यही अच्छी चीज़ लगी हमको। तो इसी के साथ हमने जाना सुमेर सिंह जी बड़ोले को। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।